नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र एक बार फिर देश को एक नया हिंदूवादी नेता पैदा करता दिख रहा है। एक नया हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र की धरती से उदीयमान होता दिख रहा है। जी हां, महाराष्ट्र ने ही स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बनाया था, जिनको पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में ही मानते थे। जब तक बाला साहब ठाकरे थे, हिंदुओं के हृदय पर एक छत्र राज किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके बाद वह स्थान कोई नहीं ले सका। शिवसेना की स्थापना स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने की थी और शिवसेना सचमुच सेना बनाया उन्होंने। सचमुच वो शिवसेना अर्थात शिवाजी महाराज की सेना ऐसा उन्होंने बनाया था। उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में कई बार इन्हें भगवान शंकर की सेना के रूप में भी लोग उद्धृत किया करते थे, लेकिन असली मकसद शिवाजी महाराज से था कि शिवाजी महाराज की सेना वो सैनिक थे जो शिवाजी के लड़ाके हुआ करते थे। और सही था, गजब का जोश था। जब से शिवसेना गठित हुई है तब से उनके सैनिकों में, सैनिकों में जोश दिखता है, लोगों की सेवा करने की भावना होती है, तो जुझारू प्रवृत्ति होती है, लड़ने की ताकत होती है, मर मिटने की ताकत रखते हैं, वो मादा रखते हैं काम करा के लेने की। ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज आम शिव सैनिक किस मन स्थिति में जी रहा है, खुश है, नाराज है, किस स्थिति में है, इस पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। इस पर चर्चा कई वीडियो में हो चुका है। आम शिव सैनिक, आम शाखा प्रमुख, जिले का जो सामान्य शिव सैनिक किन परिस्थितियों में इस समय अपने को महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही है और वो सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अर्थात राहुल गांधी की पार्टी के सहयोग से वो सरकार चल रही है, तो इसमें शिवसैनिक अपने को कहाँ महसूस कर रहा है, इसका उदाहरण रह के दिखता गया है। पूरे राज्य के कोने कोने से आया है शिवसैनिक किस तरह से नाराज है। अनंत गीते का उदाहरण हो या विधायक प्रताप सरनाईक का हो या विदर्भ के नेताओं का हो, लेकिन ये आज चर्चा का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती से, शिवाजी महाराज के कदमों से पवित्र हुई इस धरती से एक और हिंदू हृदय सम्राट सामने से आता नजर आ रहा है। और इसकी चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश से चलकर आई साध्वी कांचनगिरी और जगत गुरु सूर्याचार्य जी के राज ठाकरे से हुई मुलाकात के बाद इस पर और जोर दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर और गहन चिंतन मनन शुरू हो गया है। साध्वी कांचनगिरी ने राज साहब ठाकरे अर्थात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो कहा उसका लबुलुआब यही था कि आज देश की जनता जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद, बाला साहब ठाकरे के इस पृथ्वी से जाने के बाद जो एक गैप बना है, उस गैप को भरने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में राज ठाकरे को देख रहे हैं। देश की जनता राज ठाकरे में उनका प्रतिबिंब महसूस कर रही है। ये कांचनगिरी ने कहा। कांचनगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज ठाकरे जैसे नेता की आज देश को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वो इस पर्पज से आई हैं, इस उद्देश्य से आई हैं कि वो राज ठाकरे को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लीड करें। देश की जनता उनके पीछे चलेगी, वो लीड करें। क्यों कहने आई वो? क्योंकि राज ठाकरे में उन्हें, कांचनगिरी मैडम को, साध्वी कांचनगिरी को राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की प्रतिमूर्ति दिखती है, आकृति दिखती है, विद्वता दिखती है। वो एक कांचनगिरी ने अपने बयान में कह भी दिया। वैसे सच है, बाला साहब ठाकरे जैसे ही वेशभूषा, भाषण, हाव भाव, चलना फिरना ये राज ठाकरे में है, ये सच है। और उनकी वक्तृत्व शैली, भाषण शैली, बोलने की स्टाइल सब बाला साहब ठाकरे से हूबहू मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने कला स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे में थी, वह कला राज ठाकरे में भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उनका स्थान ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये तो समय बताएगा।
लेकिन उम्मीद इस तरह से कांचन गिरी ने उनके अंदर जगा दी है। उन्होंने कहा कि आप अयोध्या आइए, आप अयोध्या आइए, भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए आइए, दर्शन करिए, उनका भव्य स्वागत होगा। अब यही एक बात आपको चिंतन और मनन करने लायक है, वो ये है कि राज ठाकरे की छवि जो शुरुआती दौर में बनी थी वो ये थी कि परप्रांतीय विरोधी, उत्तर भारतीय विरोधी, बिहारी विरोधी, उत्तर प्रदेश के निवासी विरोधी ये बन गई थी। कुछ वारदातें ऐसी हुई थी जिसको लेकर के इनकी छवि ऐसी बना दी गई कि केवल और केवल मराठीवादी, मराठी भाषा बोलने वालों के ही पक्षधर हैं, बाकी किसी को मुंबई में नहीं रहने देना चाहते, ऐसी इनकी छवि बन गई पूरे देश भर में। पूरे देश में राज ठाकरे की छवि उस समय 2008 की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, वो ऐसी बन गई थी कि खलनायक हो गए हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी राज ठाकरे को भुगतना पड़ा। उनकी पार्टी जो 12-13 विधायक चुन के लाने की क्षमता रखती थी, एक बार चुन के लाई थी, वो एक विधायक आके सिमट गई, बीएमसी में साफ हो गई। यह उनके अपने उसी कर्तृत्व का परिणाम है जो वो परप्रांतीय विरोधी रुख अख्तियार कर लिए थे। वो किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे, उनका स्वभाव, उनका तोड़फोड़, उनकी पिटाई की शैली एक संदेश दे गई कि ये हिंदी भाषी विरोधी नेता हैं और उनके कार्यकर्ता इसी तरह से हैं। आज साध्वी ने भी यही स्पष्ट किया कि राज ठाकरे ने माना है कि उनके मन में कोई भी परप्रांतीय विरोधी भाव नहीं है। वो परप्रांतियों को, उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को उतना ही मानते हैं जितना वो महाराष्ट्रियन को मानते हैं, मराठी भाषी लोगों को मानते हैं। ये साध्वी कह रही है। यही बात उनके सिपहसालार खासम खास मनसे के बहुत ही दमदार नेता, पूर्व विधायक बाला नांदगांवकर भी कह रहे हैं। उनका भी कहना है कि मीडिया ने इस चीज़ को हवा दिया, अनावश्यक तूल दिया। राज ठाकरे कभी भी हिंदी भाषी विरोधी नहीं थे, राज ठाकरे कभी उत्तर प्रदेश बिहार के विरोधी नहीं थे। ये मीडिया का बनाया हुआ हवा था और वो अब निकल चुका है। लोग समझ चुके हैं, राज ठाकरे जी ने कह दिया है कि वो हिंदी भाषी विरोधी नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ के रहिवासियों को उनके ही जन्म स्थान के नज़दीक, उनके ही जिले में, उनके ही प्रांत में नौकरी के इतने अवसर होने चाहिए, उन्हें अपना प्रदेश छोड़ करके, अपना जिला छोड़ करके, अपना जन्म स्थान छोड़ करके कहीं अन्यत्र न भटकना पड़े। राज ठाकरे आज भी इस मुद्दे पर अडिग हैं। वो कहते हैं अगर बिहार का, उत्तर प्रदेश का विकास पहले की सरकारों ने किया होता तो स्थिति न होती कि वहाँ के लोग पलायन करते बेचारे। वो मजदूरों के एक तरह शुभचिंतक हैं, ऐसा बाला नांदगांवकर कह रहे हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात होती रही है, मैं भी उन्हें निजी तौर पर जानता हूँ। राज ठाकरे का उद्देश्य उस समय क्षणिक जरूर रहा होगा, लेकिन राज ठाकरे ये जरूर चाहते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हो। वैसे हर आदमी अपने घर का, अपने कॉम्प्लेक्स का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का विकास तो चाहता ही है। तो राज ठाकरे चाह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र का विकास, जो महाराष्ट्र में रह रहा है, हर व्यक्ति चाहेगा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में भावना होगी कि उसके हमारे राज्य का विकास हो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब राज ठाकरे नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, चाहे देश के किसी भी कोने से आके रह रहा हो, वो आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करे कि अमुक भाषाई है, वो अमुक भाषाई है। राज ठाकरे का मानना एक ही है, पूरा देश सबका है और सबको हर जगह रहने का अधिकार है और हर जगह अपने को विकसित करने का अधिकार है। तो राज ठाकरे के तरीका तो लगभग 7 साल पहले ही उन्होंने अपनी स्टाइल बदली कर ली है। राज ठाकरे ने अपने झंडे का रूप भी बदली कर लिया। एक झंडा उनको मतलब मजाक हुआ करता था। विलासराव देशमुख जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय विलासराव जी, वो कहते थे कि जितना भी कलर मिला, जितना भी टुकड़ा मिला कपड़े का, राज ठाकरे ने सब मिला लिया और झंडा बना दिया। अब राज ठाकरे ने अपने झंडे का रूप बदली कर दिया है, केवल और केवल भगवा रखा है, केसरिया रखा है। तो राज ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे पर चल चुके हैं। आज से नहीं, जब उन्होंने अपने झंडे का रंग चेंज किया तभी से वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना शुरू कर दिए थे। और एक बात और, महाराष्ट्र नहीं, देश में भी कट्टर हिंदुत्ववादी एक पार्टी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी जैसी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी और कोई नहीं है, लेकिन और भी एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की आवश्यकता कम से कम महाराष्ट्र में है।
उसका कारण है शिवसेना का जो स्थान था, शिवसेना का स्थान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रिकवर कर सकता, कभी नहीं भर सकता। शिवसेना का स्थान उसके जैसी विचारधारा वाली ही कोई पार्टी भर सकती है, वो केवल और केवल हो सकती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शिवसैनिक शिवसेना प्रमुख आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस कड़वा शिवसैनिक की कल्पना करते थे, कट्टर शिवसैनिक कल्पना करते थे, कट्टर हिंदूवाद के पक्षधर थे, प्रखर हिंदूवाद के पक्षधर थे, वह आज की शिवसेना के नेताओं में नहीं है। दशहरा की रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना सुप्रीमो आज के उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व की नए हिंदुत्व की बात की है, उससे महाराष्ट्र की जनता भी और देश की जनता भी सोचने पर मजबूर है कि क्या हिंदुत्व की कोई नई परिभाषा गठित करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। वो भाजपा के हिंदुत्व को एक अलग ढंग का हिंदुत्व कह रहे हैं, जो भी उनके मन विचार होगा वो ठीक है, लेकिन वो अपने को हिंदूवादी ही कह रहे हैं, लेकिन नए ढंग के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नव हिंदुत्व की बात, उनका शब्द था नव हिंदुत्व की बात। अब नव हिंदुत्व क्या होगा, इस बात को पत्रकार भी सारे नहीं समझ पाए हैं, सारे राजनेता भी नहीं समझ पाए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि ये शब्द उन्हीं किया धरा होगा, लेकिन विपक्ष भी नहीं समझा है और कोई भी बुद्धिजीवी नहीं समझ पाया है कि नव हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व है। जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था, क्या वो अलग हिंदुत्व था? बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से और कट्टर था और कठोर था। हम लोगों ने, मैं पर्सनली निजी तौर पर जानता था, कवर किया हूँ, रिपोर्टिंग किया हूँ, इंटरव्यू किया हूँ बाला साहब ठाकरे का, तो उनका हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से और कठोर था और कड़क था और दृढ़ संकल्प वाला था। यहाँ तक कि वो दौर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो तरह की विचारधारा थी। आडवाणी कट्टर हिंदूवादी थे, कट्टर कठोर प्रचंड, और अटल बिहारी वाजपेयी जी सौम्य हिंदूवादी थे। लेकिन भाजपा को आज जो मुकाम मिला है, जो स्थान हासिल हुआ है, उस पूरी देन है एल के आडवाणी का कठोर कट्टर हिंदुत्व। वरना वाजपेयी जी विपक्ष के नेता के लायक ही रह गए होते, सत्ता तक कभी न पहुंचते, यदि आडवाणी जी की रथ यात्रा न निकली होती। मोदी जी उस रथ यात्रा के पहले मुखिया रहे हैं, साथ में रहे हैं, रथवाहक रहे हैं रथ यात्रा के। तो भाजपा जहां पहुंची है वो आडवाणी के कठोर प्रचंड हिंदुत्ववाद के कारण पहुंचे हैं। भाजपा पहुंची है, मोदी को जो हासिल हुआ है ये उन्हीं की देन है। मोदी ने उसमें चार चांद लगाया, विस्तार किया। जहां आडवाणी जी छोड़ गए थे भाजपा को, वहां से काफी आगे ले जाकर के मोदी ने भाजपा को खड़ा कर दिया है। आज पूरे देश के हर इलाके में भाजपा के लोग मिल जाएंगे, तब ऐसा नहीं था, तब सीमित राज्यों में ही भाजपा थी। आज पूरे देश में भाजपा है। बंगाल जैसे मुस्लिम परस्त राज्य में भी आज 77 अगर भाजपा के विधायक हैं, तो उस समय जो न्यू एल के आडवाणी ने डाली थी उसी का रिजल्ट है। और दूसरा आरएसएस की पूरी देन है, आरएसएस की वजह से जो भाजपा को ये माइलेज मिल रहा है। तो महाराष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इस बात को भाजपा नेता मानते थे कि जो हिंदुत्व की परिभाषा बाला साहब ठाकरे ने गढ़ी है, जो हिंदुत्व का बीजारोपण बाला साहब ठाकरे ने किया है, वैसा कोई नहीं कर सकता, भाजपा भी नहीं कर सकती। और वो सब बाला साहब ठाकरे के पिछलग्गू बन करके नेतागिरी करते थे। सच है, एक नंबर की पार्टी शिवसेना होती थी, एक नंबर की हिंदूवादी पार्टी शिवसेना थी, 2 नंबर की हिंदूवादी पार्टी भाजपा होती थी। लेकिन आडवाणी का कालखंड समाप्त हुआ, मोदी युग आया, अमित शाह युग आया और उत्तर प्रदेश में योगी का युग आया, तब हिंदुत्व और प्रचंड बन गया है। आज स्थिति यह है कि हिंदुत्व को कोई नकार नहीं सकता। देखो ना, जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, जो मुसलमानों को के बल पर ही अपनी राजनीति करते हैं, करेंगे भी, अर्थात कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बसपा की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये भी मंदिर भटक रहे हैं, गंगा जी का स्नान कर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, जनेऊ कपड़े के ऊपर पहन रहे हैं। ये भाई बहन को आप देख ही रहे होंगे। ये इसलिए हो रहा है कि आज भारत के बच्चे में हिंदुत्व प्रचंड रूप में घुस गया है।
अब उसका निकलना असंभव है। अब हिंदुत्व को नकार करके कोई भी पार्टी भारत में जी पाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ओवैसी जैसा व्यक्ति भी आज उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। जिसकी पार्टी की नींव हुई, जिसका नाम ही मुस्लिम शब्द पर टिकी हो, मुस्लिम शब्द पर हो, मुसलमानों के लिए हो, वह पार्टी भी आज हिंदुओं को साथ लेकर बात कर रही है। कारण है कि जो अमित शाह और मोदी और आरएसएस के मिली जुली कोशिशों के बाद जो माहौल बना है देश में, बच्चा बच्चा जो राम का बन चुका है, अब उसे कोई नकार नहीं सकता। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास चले जाने से, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खेमे में चले जाने से 100 में हिंदुत्व आ गया, जो हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, उससे महाराष्ट्र का आम नागरिक, आम शिवसैनिक कितना संतुष्ट है, इसे आज कह पाना मुश्किल है। लेकिन शिवसेना के शाखा प्रमुख, शिवसेना के नेता, शिवसेना के विधायक भी निजी मुलाकातों में कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं कि इससे शिवसेना का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो मृतप्राय हो चुकी थी, वो जीवंत हो गई, जीवित हो गई है। सच है। तो जो हिंदुत्व की एक बड़ा गैप महाराष्ट्र में तैयार हुआ है, शिवसेना के सौम्य बन जाने से, शिवसेना के धर्मनिरपेक्ष बन जाने से, उद्धव ठाकरे के द्वारा नव हिंदुत्व की परिकल्पना पेश कर देने से, जो एक कट्टर हिंदूवाद का एक गैप है, एक खाई है, उसको भरने की आज आवश्यकता है। उसे कौन भर सकता है? एक तो राज ठाकरे भर सकते हैं, दूसरा भाजपा अपने अंदर वो लाए तो हो सकता है। लेकिन भाजपा का जो चेहरा महाराष्ट्र में है, वो इस तरह से कठोर उग्र चेहरा नहीं है, सौम्य शांत चेहरा है। तो उनका तो भरना उनसे रहा। उनके अपने जो वोट हैं, जो वोट बैंक है उनका तैयार है, वो उनको मिलेगा। लेकिन शिवसेना का जो वोट हिल रहा है, जो बॉर्डर पे खड़ा हो गया है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ करके शिवसेना की अलख जगाया था, चिराग जला के रखा था, अब वो डिस्टर्ब है। अब वो राष्ट्रवादी के साथ चले जाने से, शिवसेना के कांग्रेस साथ चले जाने से वो डिस्टर्ब है, परेशान है। तो वो जो शिवसैनिक है, वो जो सैनिक कह लीजिए, जो सैनिक है, वो अभी अपना विकल्प ढूंढ रहा है, ऐसा सबको महसूस हो रहा है। राज ठाकरे में वह स्थिति है, वह हालात है, वह उनमें क्षमता है, वह योग्यता है, उनके अंदर वह ऊर्जा है, वो जोश है कि वो शिवसैनिक उनके पास आ सकता है, वो सैनिक आ सकता है। देखिए महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र एक वीर भूमि है, जैसे संत भूमि है वैसे महाराष्ट्र वीर भूमि है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लड़के, युवक सबसे पहले अगर नौकरी चाहते हैं तो सेना में जाना चाहते हैं, उसी तरह का जोश खरोश महाराष्ट्र के बच्चों में है, महाराष्ट्र के नौजवानों में है। यहाँ भी घर घर सैनिक हैं, घर घर सेना में काम करते हैं। हमारा कोकण पट्टा तो घर घर सेना में मिलेगा, कोकण के हर घर से कोई न कोई बॉर्डर पर लड़ाई करता मिलेगा। तो ये वीर भूमि भी है। इसका कारण है शिवाजी महाराज के पवित्र चरणों से, शिवाजी महाराज के चरणों से पवित्र हुई धरती है, समर्थ गुरु रामदास के चरणों से पवित्र हुई धरती है। यहाँ जो पैदा होगा वो अनोखा ही पैदा होगा, और आज भी उसका प्रभाव है। बाला साहब ठाकरे भी देखिए ना, वीर सावरकर देखिए ना, आज आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र में ही है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पैदाइश कह लीजिए, क्या मुख्यालय महाराष्ट्र में होना, मतलब इस धरती का ही कमाल तो कुछ है ना। शिवाजी महाराज का खून, जोश, उनका जो रक्त है, जिस तरह से वो खौलता था, उसी तरह का खौलता हुआ रक्त आम महाराष्ट्र के लोगों में भी दिख जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो जोशीला होता है, देश के लिए समर्पित व्यक्ति अधिक मिलेंगे यहाँ, इसमें दो राय नहीं है। तो आज जो गैप तैयार हो गया है, सौम्य हिंदुत्व के कारण जो गैप तैयार हुआ है, वह गैप उद्धव जी के सौम्यता की वजह से तैयार हुआ है, वह गैप राज ठाकरे भर सकते हैं। ऐसी उम्मीद साध्वी कांचन गिरी जगा की गई है, उन प्रेस से भी कहा है। और देखिए 2019 से ही राज ठाकरे ने अपने झंडे का रंग चेंज किया और रह करके वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते दिखे। अभी तक खुल के उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके जो सैनिक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, बालनांदकर, नांदगांवकर हुए या अन्य जो हैं, वो कहते गए हैं कि राष्ट्र हमारा है, हम हिंदूवादी, प्रचंड हिंदूवादी हैं, हम देश के लिए, आन बान शान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये स्थिति 2019 से बनी हुई है। अब देखना ये है कि राज ठाकरे कब घोषित करते हैं अपने हिंदुत्ववाद के, अपने नए तेवर के, क्योंकि इनमें हिंदू हृदय सम्राट जो शब्द यूज होता था राज ठाकरे के बारे में, महाराष्ट्र मराठी हृदय सम्राट शब्द यूज होने लगा था, लेकिन मराठी कह करके इन्हें संकीर्ण करना, छोटा करना, संकुचित करना उचित नहीं है। जैसा कि साध्वी बता गई हैं,
वो उनमें देश को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। बस राज ठाकरे को अपने अंदर जो उनके सैनिक हैं अपने अंदर भी थोड़ा बदलाव लाना होगा और उनके जो सैनिक हैं उन्हें समझाना होगा कि हर प्रदेश की भाषा बोली अलग होती है, हर जगह साहेब नहीं कहा जाता। हिंदी क्षेत्रों में साहेब कहने पर हंसी आती है, साहेब को लोग मखौल उड़ाते हैं, व्यंग समझते हैं, वहाँ जी कहा जाता है। तो सैनिकों को समझना होगा कि अगर राज ठाकरे जी कोई कह रहा है तो जिस तरह से आप लोग साहेब कहते हो वही अर्थ है, क्योंकि साहेब सुनने में आड़ लगता है। महाराष्ट्र के बाहर आप किसी को साहेब कहते हैं तो अजीब लगता है, वहाँ तो कलेक्टर को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को भी योगी जी, अमुक जी ऐसे ही बोला जाता है। तो साहेब का वो जो मन में भर के रखे हो भूल जाओ। अगर राष्ट्रीय बनना है, देश देखना है तो आपको देश के हिसाब से चलना होगा, तो देश आपके साथ चलेगा। तो वो जिस तरह से छोटी मोटी घटनाएं मारपीट हो जाती हैं वो सैनिकों को संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और राज ठाकरे को उनको आदेश देना पड़ेगा ऐसी बचकानी हरकतें न करें जिससे कि उनकी छवि और बेहतर हो, खराब ना हो। अब दिवाली बाद राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। परशुराम जी के जन्म से पवित्र हुए अयोध्या नगरी का वो प्रणाम करने जाने वाले हैं, वंदन करने जाने वाले हैं और साधु संत उनके सत्कार के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा कांचन गिरी ने भी कहा। और निश्चित है कि ठाकरे जिसके सरनेम हो उसे लोग सत्कार करने के लिए तैयार होंगे। भले इनकी छवि पहले निगेटिव बन गई थी, लेकिन इधर 2019 से लेकर आज तक उनका जो भी कार्यक्रम या जो भी उनके बयान आए हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश के विरोध में हो। तो जो कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के हित में कह रहे हैं, देश के हित में कह रहे हैं, तो उसमें अब उनकी वो छवि नहीं है। जो नाराज लोग होंगे मत आए, लेकिन बहुसंख्य लोग देखना चाहेंगे। तो राज ठाकरे अगर जा रहे हैं अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली पर तो इन्हें जरूर जाना चाहिए। वो मुझे लग रहा है कि वहाँ जाकर के कोई नई घोषणा करेंगे राज ठाकरे, कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हिंदू हृदय सम्राट का जो शब्द यूज होता था, जो स्थान खाली हुआ है वो लगने लगे, क्योंकि राज में कुछ तो कला है, इसमें दो राय नहीं है। और अगर ये इस तरह की कोई घोषणा अयोध्या जी से उस पवित्र स्थल से होती है तो उसका और भी दूरगामी परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में एक ऐसे साथी की तलाश में है जिसके सरनेम ठाकरे हो और जो हिंदूवादी हो। तो राज ठाकरे और भाजपा के बीच दूरियां खत्म हो चुकी हैं। पालघर जैसे महानगर पालिका में या कई उपचुनाव में दोनों साथ में चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी विकल्प चाहिए था शिवसेना का, तो शिवसेना का विकल्प राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में मिल गई है। देखना है कि खुली मित्रता होती है या छुपे तौर पर रहती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय वाले मुद्दे पर थोड़ी नाराज जरूर थी, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन राज ठाकरे के अंदर आया है वो नाराजगी अब उनके अंदर नहीं रहनी चाहिए। महबूबा से अगर वो दोस्ती कर सकते हैं, वो एक समय कैसी कट्टरवादी थी, तो राज ठाकरे थोड़े दिन के लिए कट्टरवादी छवि बनी थी उनकी, तो दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। गठबंधन होता है तो कोई अड़चन नहीं है। बीएमसी चुनाव और मुंबई समेत जो 11 महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर सचमुच इन दोनों में गठबंधन हो जाएगा तो शहरों में तो जरूर इन दोनों को बहुत फायदा होगा। ये भी हो सकता है कुछ पार्टियां चौथे स्थान पर चली जाएं, कुछ पार्टियां तीसरे स्थान पर चली जाएं अगर गठबंधन हुआ और दोनों साथ में लड़े तो। खैर आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा ये है कि नए हिंदू हृदय सम्राट का उदय होना ऐसा सुनिश्चित लग रहा है। कांचन गिरी ने एक संकेत दिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? क्या राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद जो गैप बना है हिंदुओं में, जो मराठी भाषियों में और आम हिंदुओं में, क्या वो गैप पे भर पाएंगे? क्या वो दो ठाकरे की जो नव हिंदुत्व की संकल्पना है, क्या वो उचित है? आपकी जो भी राय हो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय जरूर बताएं। हाँ, एक अनुरोध है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।